एकाएक हमको इंटरेस्ट लॉस होने लगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ कोई कमी उमी नहीं, उल्टा अपने पीक पे ही थे, लेकिन होता है कभी कभी दिमाग में लगा कि पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, दिन रात खाली बैठ के पढ़ा रहे हैं ये वो। तो मेरा मोटिवेशन बहुत डाउन हो गया कुछ दिन के लिए, 1-2 महीना के लिए। हमको लग रहा था कि क्या करें। और आदमी को जब कोई सामने में संकट होता है तो उसको ठीक करने के लिए कुछ सोचता है। वो ये अदृश्य संकट था कि मतलब हमको लगता था कि हम मतलब एक बहुत, अब तुमको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जब तुम मेरे एज में आओगे तब जाके तुमको ऐसा कभी फील हो सकता है यार इतना काम कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, है ना। जबकि बहुत गलत थॉट था। आदमी को पृथ्वी पे जब आया है तो अंतिम, हम हमेशा बोल रहे हैं क्लास में, उस दिन के बाद हम ये फिलॉसफी को समझे, अगर भगवान हम लोग को जन्म दिया है तो हम लोग का काम है कि जितनी दिन की जिंदगी को भगवान के हाथ में, जितना दिन भी हमारे पास जिंदगी है इस अर्थ पे अच्छे से काम करें, अपने लिए करें, अपने फैमिली के लिए करें, अपने सोसाइटी के लिए, जहां जिसकी जो क्षमता है उस हिसाब से करना चाहिए। जैसे कुछ आदमी बड़े क्षमताओं के साथ पैदा होता है तो पूरे देश के लिए कुछ करता है, कोई राज्य के लिए कुछ कर पाता है। मान लो हम 2-4 हजार आदमी के लिए, यानी जो स्टूडेंट को हम पढ़ाते हैं या गाँव में कहीं भी कुछ, तो ये हमको उसके बाद वहां से जो हम अपने आप को अपलिफ्ट किए, तो उसके बाद कोरोना में 1 साल पूरा शटडाउन था, बहुत लोग डिप्रेशन में चला गया कि क्या होगा नहीं होगा। हमको उस 2014 के बाद कभी डर नहीं लगा, कभी डर नहीं लगा। हमको लगा कि नहीं, लाइफ में बहुत कुछ बुरा हो सकता है, हम लोग के साथ तो बहुत छोटा छोटा चीज हुआ है, तो बहुत अपने आप को ब्लेस्ड मानते हैं। जब तक अगर हाथ पांव सब कुछ है, इससे बड़ा ब्लेसिंग तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ये एक स्टोरी से हमको पता चला। तो स्टोरी है आपका कैरोली की। कैरोली का नाम कुछ लोग सुने होंगे जरूर, कुछ लोग जानते हैं कैरोली की स्टोरी। कितने लोग जानते हैं? एक, ठीक है, फिर तो बढ़िया, फिर तो मजा आएगा आपको सुनने में। ये एक हंगेरियन आदमी की कहानी है और आप सभी इस बात को जिंदगी में याद रखिएगा इसको पूरा सुनने के बाद। तो ये एक हंगेरियन आदमी का कहानी, बात मारना छोड़ो। वो बचपन से बहुत शूटिंग का प्रैक्टिस करता था। शूटिंग मतलब जो निशानेबाजी होती है, और उसका ड्रीम था कि वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले, ठीक है, और ड्रीम था। और जबरदस्त प्रैक्टिस किया, नेशनल लेवल पे सारा कुछ जीत गया, और इतनी सटीक निशाने थे कि ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में चर्चा हो रही थी कि ये तो आपका मेडल लेके आएगा। बात हो रही है 1938 की, ठीक है। उस समय तक हंगरी का बात है, और उस समय तक हिटलर जो है, हिटलर का राइज हो चुका था। तो हर कंट्री को डर लगता था कि हिटलर अटैक कर देगा। तो हर कंट्री में नॉर्मल सिविलियंस को भी, ठीक है ना, फौज की ट्रेनिंग दी जाती थी। तो उसमें इसको भी रखा गया कि भाई तुमको भी फौज की ट्रेनिंग देनी है, और ये भी अपना जोश में देश के लिए कुछ करने के लिए गया। 1938 ओलंपिक 2 साल बाद होना है। क्या हुआ कि जब सेना का प्रैक्टिस चल रहा था, उसमें ये गया ट्रेनिंग में भाग लेने के लिए। उसी में एक ग्रेनेड, जो इसका राइट हैंड जिससे ये चलाता था बंदूक, वो इसके हाथ में वो ग्रेनेड फट गया। और ग्रेनेड फट गया, और जिस हाथ से ये बंदूक चलाता था और जिसकी वजह से आप इसको मेडल मिलने वाला था, इसका हाथ हो गया खत्म। अब उसके बाद ये डिप्रेशन में आ गया। सिंपल सी बात है, आप 2 साल की जो आपकी टाइम है, तो आप सोचिए वहां तक जाने से पहले आपका वो हाथ ही खत्म। और सब कुछ तो निशानेबाजी में क्या है, हाथ ही तो है, दिमाग तो ही लगाना है। फिर उसके बाद ये कुछ दिन का डिप्रेशन के बाद ये फिर मेहनत किया उस हाथ से, जबकि जब शूटिंग करने में आपने देखा होगा कि दोनों हाथ की जरूरत पड़ती है सटीक निशाना। कभी कभी एक हाथ से कोई चलाता है, लेकिन मोस्टली दोनों हाथ से, एक हाथ से ऐसे पकड़ा जाता है, एक हाथ से बंदूक और एक हाथ से दूसरे हाथ, देखे हो। तो 2 हाथ की जरूरत तो होती ही है दूसरे को स्टेबल करने के लिए। अब क्या हुआ कि अब इसके पास एक हाथ लेफ्ट हाथ, जिससे कोई निशाना क्या इसे ठीक से लीक भी नहीं पाता है, और उससे निशाना लगाना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ये बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस किया बिना डिप्रेशन किए जाए हुए। और उसके बाद
फिर ये सिंगल हैंडेड एक बार फिर से आपका जो है नेशनल, इंटरनेशनल की बात है, नेशनल जो चैंपियनशिप हो रहा था उसमें आया। तो बाकी लोगों ने ताली बजा के इसका स्वागत किया, इसको सिंपैथी देने के लिए। किसी ने ये नहीं बोला कि आज तुम जीतोगे कि भाई आपका, तो उसी पे ये बोला कि आप लोग को सिंपैथी देने की जरूरत नहीं है, आज हम आप लोग से कंपटीशन करने आए हैं और हमको लगता है कि ये जीत के जाएंगे। और ये जब कहा 1938 में वो 28 साल का था, याद रखिएगा 28 साल का। ओलंपिक में 30 साल के नीचे वाले का ही निशाना अच्छा माना जाता है। तो उस दिन वो वहां पे इतने मार्जिन से सबको हराया लेफ्ट हैंड से कि बाकी जनता देखती रह गई। बस खुशी की लहर दौड़ गई कि भाई ये तो ठीक है, ये तो फिर से हमारे लिए लेके आ जाएगा मेडल। और उसी समय जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो बहुत भयंकर हो चुका था और जिसकी वजह से 1940 का ओलंपिक कैंसिल हो गया। अब एक आदमी जो तैयार है कि 1940 में मेडल लेके आएंगे, ओलंपिक हो गया कैंसिल। 40 में उसकी उम्र हो गई 30 साल, ऑलरेडी एज ऊपर जा रहा था। फिर अपने आप को सांत्वना दिया, डिप्रेशन में गया, लेकिन कहा कि ठीक है 40 नहीं तो 44 की तैयारी करेंगे। फिर 4 साल मेहनत किया। 44 आते आते आपको याद होगा वर्ल्ड वॉर 45 में खत्म हुआ। 44 का ओलंपिक भी कैंसिल हो गया। अब सोचिए 44 का कैंसिल हो गया, तब तो इसकी उम्र हो गई अब कितनी, 34 साल। अब तो भाई 34 साल में अब उसी कंट्री का तुमको यंग ब्लड से पहले फाइट करना, क्योंकि कंट्री हमेशा अपना बेस्ट को भेजेगा। क्योंकि अगला ओलंपिक अब होना है 48 में, जब आपकी उम्र होगी 38 साल, तो कंट्री आप भी क्यों दांव खेलेगा। लेकिन ये लगा रहा कंट्री किसी और पे दांव तब न खेलेगा अगर हम वहां पे जो इंटरनल मैच हो रहा है सब में शतक मारे जा रहे हैं। चाहे मेरा 60 साल उम्र है लेकिन हम हर मैच में शतक मारते हैं, तो हमको तो सिलेक्शन करना पड़ेगा तुमको, क्योंकि वहां कोई एज लिमिट तो है नहीं, वहां क्या है परफॉर्मेंस। ये 4 साल तक 48 तक इतना अच्छा परफॉर्मेंस अपने स्टेट कंट्री में किया कि कंट्री को मजबूरन इसी को भेजना पड़ा। फिर वो सिंगल है और ये 1948 में गया और मेडल जीत के आया। पूरा देश खुश, पूरा इसकी स्टोरी ये होने लगी। लेकिन फिर लोग यही दुख मनाया कि चलो ये इसका आखिरी ओलंपिक ही है, जो कि 48 ईयर का हो गया। अगर इसको सब लोग उसको ये बताया कि यार तुम अगर लाइफ में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, तुम बहुत सारा मेडल 3-4 ओलंपिक, जैसे देखो मेसी या रोनाल्डो कितना लंबा खेल रहा है, तो तुम कई ओलंपिक खेलते और बहुत सारा मेडल लाते। ये उस समय चुपचाप सुन के रह गया। कहा ठीक है, कहा अगला तो तुम नहीं ही खेल पाओगे क्योंकि तो 52 में होना है। बात समझ रहे हो। अब ये उस समय कुछ नहीं बोला, लेकिन इसके दिमाग में एक ही बात थी कि फिर वही बात, अगर देश में इससे अच्छा कोई खेलेगा तब ना भेजोगे उसको। और खतरनाक परफॉर्मेंस दे रहा है, और खतरनाक। और तुम जानते हो 1952 में अपने प्रीवियस रिकॉर्ड्स को भी तोड़ दिया। उसके बाद तो फिर दुनिया, मतलब सोचो कि ये एक अल्टीमेट था कि आप कोई आदमी 50 साल की उम्र को टच करने वाला है और वो निशानेबाजी में उसके नजदीक में नंबर 2 नंबर 3 पे कोई ठहर नहीं रहा है। तो आप यहां से सोचो कि अगर उसको निशानेबाजी छोड़नी थी तो कितना सारा बहाना है अपने भाग्य पे रोने के लिए। कितना सारा फैक्ट है कि भगवान हमारा हाथ छीन लिए, ठीक है, हम दूसरा हाथ से अगर प्रयास भी किए तो ओलंपिक कैंसिल करवा दिए। भगवान हमारा उम्र बीत गया, अब हम कमजोर हो गए, ये भी बोल सकता था। और वो भी वो करके दिखाया, या वो कर लिया तो फिर अपने आप को फिर निराशा कर सकता था कि हम जीवन में एक ही ओलंपिक खेल पाए, तो दूसरा ओलंपिक भी खेला। आप सोचिए इतने नेगेटिव्स, और जबकि निशाने ओलंपिक 15,000 स्टूडेंट्स 15,000 खिलाड़ी को मिलता है या एक खिलाड़ी को मिलता है? एक खिलाड़ी। ये उस कंपटीशन की बात की जा रही है जहां पे सीट की संख्या सिर्फ 1 है
और आप जिस कंपटीशन में बैठने जा रहे हैं उसमें संख्या तो हजारों में, और भी पूरे वर्ल्ड वाइड नहीं, सिर्फ एक नेशन के अंदर। और तब आप अगर इतना डरेंगे, इतना हर चीज पे बहानेबाजी करेंगे, तो आप सोचते हैं कि हम, और जबकि वो भी ह्यूमन है, हम भी ह्यूमन, हम लोग भी हैं, हम लोग अपनी ताकत को पहचानते ही नहीं है। तो उसके बाद हमको यही लाइफ में लगा कि यार एक बात बताओ कि कितना बेवकूफ और ये कितना गिरा हुआ हम इंसान है कि हम एक काम कर रहे हैं तो हमको काम करने में मजा नहीं आ रहा है। मजा क्या होता है? काम करना है, पृथ्वी पे जिंदा रहना है, जिंदा रहना है, तो जो हमको आता है वो काम हम बेस्ट तरीके से करें। सब काम हम नहीं कर सकते हैं, तो हमको जो आता है वो करेंगे। हम अगर जिसमें हमको, जो बचपन से मेरी इच्छा थी, हम अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इसलिए बच्चों, आज तक हम कुछ भी दाएं बाएं नहीं किए। स्टॉक मार्केट इज नथिंग, वो मेरा कोई बिजनेस नहीं है, वो तो सिंपल एक इन्वेस्टमेंट है। लेकिन बाकी हम कोई बिजनेस नहीं किए। बहुत लोग पैसा आने के बाद ये कर देंगे, वो कर देंगे। सिंपल एक हॉस्टल है मेरा, वो भी हम नहीं चलाते हैं अपने से। ज्यादा मुनाफा के लिए चला सकते हैं, लेकिन हमको नहीं लेना है। हमारा सारा टाइम जाना चाहिए कि हम तुम्हारे सामने मोटिवेटेड है। अगर हम ज्यादा काम करेंगे, ऑटोमेटिकली क्लास में हम मोटिवेशन नहीं देंगे। अगर मेरे पास एक ही काम रहेगा तो हम सब कुछ सोच साथ से क्लास में ही आएंगे पढ़ाने के लिए, और इसी वजह से हम अपना रूटीन मेंटेन कर पाते हैं। इसी वजह से तुम देखते हो कि हम लगातार क्लास लेते हैं, कभी ऑफ नहीं करते, क्योंकि हमारे पास दूसरे काम से हम कोई दूसरा काम ही नहीं है जो करके हम थक जाए। स्टॉक मार्केट का क्या है? उसमें तो खाली बटन दबाना है, उसमें थोड़ी हमको कहीं जाना है आना है। वो भी 2-4 दिन पे एक बार कहीं प्रेस करना है, वो रोज हमेशा नहीं, अपना देख लिए। तो हम यही कर रहे हैं। आपको सबसे पहले ये अपने आप को समझाना होगा कि हम बेवजह इस धरती पे आए नहीं, कुछ करके जाएंगे, और जो करके जाएंगे उसके लिए सबसे पहले 2 चीज पे आदमी उंगली उठाता है। एक संसाधन, कि हमारे पास क्या जो है, आपके पास क्या मीडियम है, क्या आपके पास फैसिलिटीज हैं, और दूसरा अपने किस्मत। ये 2 को दोस्त ठहराना बहुत आसान काम है, और जीवन में 99% आदमी यही करता है। या तो अपने, यदि उसको सब फैसिलिटी ठीक दिख रहा है, अच्छा कोचिंग मिल गया, अच्छे घर में पैदा लिया, सब कुछ हुआ, तो किस्मत को ठहरा देगा। और अगर इसमें से कुछ गड़बड़ हुआ, जो उस गड़बड़ कुछ नहीं है, उसके हिसाब से अगर कुछ गड़बड़ हुआ, तो बस उसको तो बस एक बहाना चाहिए। अरे यार हमारा तो कोचिंग ही सही नहीं था, अरे यार हमारा माहौल ही सही नहीं था, मेरा लॉज ही अच्छा नहीं था, हमारी स्कूलिंग ही अच्छी नहीं हुई। आइंस्टाइन को तो सब स्कूल से निकाल दिया गया, फैराडे तो स्कूल में गए ही नहीं कभी। ट्यूशन पढ़ने की बात तो छोड़ दो, जिस फैराडे का तुम लॉ पढ़ते हो तो बुक बाइंडर की दुकान में बैठे हुए थे, जो फिजिक्स की बुक आती थी उसको पढ़ते थे। आपका इंटरेस्ट होगा तो कोई आपको रोक लेगा, कोई नहीं रोक सकता है। इस बात को जान लीजिए। और आपको फिर वही बोलेंगे, आपको ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं लाना है, जहां पूरे वर्ल्ड भर के लोगों के बीच फाइट होती है और एक आदमी को मिलता है। आपको तो इंडिया में फाइट करना है। नीट वालों को 16,000 गोल्ड मेडल है, एक गोल्ड मेडल चाहिए, और उसमें भी हम आपको बोल दिए रैंक डज नॉट मैटर एट ऑल, कहीं से नहीं मैटर करता है। सुंदर पिचई के बैच का टॉपर का नाम कोई नहीं जानता है, सुंदर पिचई का नाम तुम जानते हो। बस बात यही है, जीवन में याद रखना कि आईआईटी मुंबई में रहो या आईआईटी क्या कहते हैं गुवाहाटी में रहो, या आईआईटी पटना में रहो, या एनआईटी में रहो, तो कहीं भी रहो, और आज के डेट में तो आपके ब्रांच का भी वैल्यू खत्म हो चुका है। आप क्या मतलब है किसी को किस ब्रांच से? अमेजन आएगा, उसको मतलब ही नहीं है आपके ब्रांच से, उसको मतलब है कि आप उसको प्रोजेक्ट देगा, वो उसके इंटरव्यू में पास कीजिए। हाँ, आपके कॉलेज आने के लिए आपका एनआईटी में जरूरी है, जाना जरूरी है कि आप एनआईटी में होंगे तो आपके कॉलेज में आएगा। कहीं भी भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आप पढ़ रहे हैं, तब आपको कुछ एक्स्ट्रा, तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा और अपने से अपना प्रोजेक्ट दिखाना होगा। वो भी होता है कि अगर गूगल का प्लेसमेंट आपके कॉलेज में गूगल नहीं आ रहा है, तो गूगल के साइट पे जाके आप अपना आइडिया इनोवेशन चैलेंज दीजिए, वो एक्सेप्ट करेगा कि हर आदमी को अच्छा एम्प्लॉय चाहिए। लेकिन हम कहते हैं कि हमको एनआईटी में जाना तो बहुत आसान काम लगता है। आईआईटी एनआईटी मिला के सीट इतना ज्यादा है
पेपर का लेवल तुम देख रहे हो, और 23 का लेवल, 23 का क्वेश्चन हम जानबूझ के तुमको इतना दिखाए कि देखो कहां गिर रहा है एग्जामिनेशन। और उसकी वजह है, एक तो क्वेश्चन का लेवल कम कर रहा है, और ऊपर से सीट की संख्या हर साल 25% बढ़ती है इंजीनियरिंग में, मेडिकल में भी इसी रेशियो में बढ़ रहा है। और मेडिकल में तो कॉलेज मैटर ही नहीं करता भाई। मेडिकल कॉलेज में आपने कोई डॉक्टर साहब जिनके पास आपने जीवन में कभी न कभी कहीं जाके दिखाए होंगे ना, तो पूछे जाने से पहले कि सर कौन से कॉलेज से पास आउट हैं, तो बस पूछते हो ना कि आंख के अच्छे डॉक्टर कौन हुए, कान के अच्छे डॉक्टर कौन है, न्यूरो के अच्छे डॉक्टर कौन है, हार्ट के अच्छे डॉक्टर कौन है, यही ना पूछते हो। कि पूछते हो कि ये क्या बताओ यार नीट में सबसे अच्छा मार्क्स कितना आया था, उन्हीं क्या जाके दिखाए, पता किए हो? तो बस, तो हम एम्स से ही पढ़ेंगे। अरे भाई तुमको सरकार का एक एमबीबीएस डिग्री चाहिए, वो भी गवर्नमेंट का इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो सस्ता है, बाकी पढ़ाई तो सब जगह खुद ही करनी है। इंजीनियरिंग कॉलेज में इसलिए थोड़ा कॉलेज का वैल्यू हो जा रहा है क्योंकि वहां कंपनियां आती है। डॉक्टरी में तो तुमको खुद ही डॉक्टरी करना है, तुमको कोई गूगल थोड़ी लेके जाएगी चलो इलाज करने के लिए। तुम अपना डिग्री लो, डॉक्टरी में तो आपका एवरग्रीन है। पॉपुलेशन बढ़ेगा, पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है, पॉपुलेशन का क्या बोलते हैं उसको, लाइफ स्टाइल अनहेल्दी हो रहा है, तुम्हारा तो मार्केट बढ़ने वाला है। अरे आदमी एक साथ बैठ के गेम खेलेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, घुटना में दर्द, दिमाग में किसी समस्या, तो तुम्हारा तो पूरा मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। और अगले 30 साल में इंडियन पॉपुलेशन जो भी यंग है वो ओल्ड पॉपुलेशन ज्यादा होगा, और जिस कंट्री में भी ओल्ड पॉपुलेशन ज्यादा होता है वहां मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत बढ़ता है। तो इंडिया का मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ने वाला। हालांकि हम गलत बिजनेस तुमको सिखाते हैं लेकिन अपने आप को मोटिवेट तो कर सकते हैं कि जीवन में अभी ये सब सोच के मेहनत तो करो कि नहीं भाई अगर हमारे पास बायो है तो हम नीट का सीट उठा के रहेंगे। कैसे नहीं होगा, जबकि हमारा क्वेश्चन नीट तुम सिर्फ मेहनत के तब, नीट अगर कोई बच्चा नहीं निकालता है तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत। और जेई का क्वेश्चन अगर टफ आता है तो वहां तुम्हारे लिए दूसरी सुविधा दी गई है कि नीट से कम विद्यार्थी या सीट 3 गुना। तुमको क्या चाहिए भाई, बेचारा नीट में 21 लाख बच्चा बैठता है और सीट कितना है 16,000, और जेई में 9 लाख बच्चा बैठता है, सीट कितना 65,000, दोनों जोड़ के। जनसंख्या आधी भी नहीं है और सीट 3 गुना है। अब तब तुम रोगे कि नहीं क्वेश्चन टफ है, तो टफ है तो सीट भी तो, कटअप भी तो तुम्हारा नीचे है। नीट वाले का कटअप भी तो उतना ऊपर जाता है, और नीट वाला भी कटअप का रोना नहीं रो सकता क्योंकि चाहे तो कटअप ला सकता है, क्वेश्चन में दम नहीं होता है, वो कर सकता है, उसको बायोलॉजी बहुत स्कोरिंग है ना उसका, इसलिए कटअप ऊपर जाता है। समझे क्या? यस सर। और दूसरी बात, वहां पे YouTube पे जो आता है कि अब 3 महीने में अगर बच्चों अभी तक भी नहीं पढ़ रहे हो तो कैसे तैयारी की जाए, वो हालांकि स्टेटमेंट वो सही है, लेकिन उसको तो उन लोगों को अपना कोर्स सेल करना है, अगर क्योंकि अभी भी कोई बच्चा कुछ कोर्स खरीद ले। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि हमको तो कोई कोर्स बेचना नहीं है, तो हम सीधा आपको ये बोलेंगे कि ये बात गलत नहीं है। आपको लगता होगा कि नहीं हम पहले ज्यादा सीरियस नहीं रहे तो क्या हुआ, अरे सीरियसनेस का 2-2.5 महीना भी बहुत ज्यादा होता है, तुमको अंदाजा क्या है? सीरियसनेस का 2-2.5 महीना बहुत, तुम अपने आप को कभी सीरियस किए ही नहीं जो तुमको पता चलेगा कि तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कहां तक पहुंच सकती है। तुम एक बार सीरियस तो करो। और तुमको कहीं कोई ट्यूशन नहीं जाना है, अब दिन भर टाइम है, और 4-5 घंटा 6 घंटा पढ़ के भी आदमी काम कर सकता है। तुमको बस एक वो वहां उसको देखते हैं, एक एग्जांपल वो बताया, और दूसरा हम इंडिया में अमिताभ बच्चन का एग्जांपल देते हैं, और बाकी हम ज्यादा मोटिवेशन नहीं किसी का सुनते हैं कि कौन क्या क्या नहीं किया। जो आदमी सुपरस्टार था, सुपरस्टार, सोच लो कि मतलब कि अमिताभ का क्या, तुम अपने पापा से पूछना, उनके जमाने का हीरो होंगे तो पूछना कि क्या रुतबा था और क्या नाम था। इनफैक्ट आज भी अपने पापा से क्या पूछना, आज भी हम लोग समझते हैं, लेकिन उसका बीच का पूरा दौर तुम लोग नहीं देखे। वो उस समय हम जवान थे, उस समय हम लोग देखे, अभी भी हैं हम लोग
के समय, मतलब उस समय हम तुम्हारे एज में थे जब अमिताभ बच्चन का पूरा दौर चल रहा था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अमिताभ को सबसे पहली बात 1981 में चोट लगा बहुत तगड़ा, इंटेस्टाइन उसका रप्चर कर गया, मरने की हालत में था। 1981 ऑलमोस्ट मर ही, उस समय तो खैर हम भी नहीं जानते थे, हम तो जो मेरे पिताजी बताते थे। तो पूरा देश में रोना गाना चालू कि मर जाएगा, लेकिन भगवान का कृपा था कि बच गया। उससे लीवर उनका डैमेज हो गया, और सबसे बुरा ये हुआ कि उस समय जो ब्लड चढ़ाया गया वो ब्लड इन्फेक्टेड था और उनको हेपेटाइटिस बी है, पता है तुमको, जो कि लाइफ लॉन्ग चलने वाला डिजीज है। उसको किसी तरीके से वो अपना मैनेज है। इसके बाद उनको एक नई बीमारी पता चली, माइस्थेनिया ग्रेविस, जो बायो का बच्चा होगा वो जानता होगा, ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें मसल्स धीरे धीरे वीक हो जाते हैं। बात समझ रहे हो? और मसल्स वीक होने से आदमी का काम करने की क्षमता घट जाती है। और ये आदमी का जब ये 56 साल का था, उस समय इसका सारा पैसा खत्म हो गया, जीरो बैलेंस, और प्लस 326 करोड़ रुपया आईसीआईसी बैंक का कर्ज। टोटल पैसा जीरो, 326 करोड़ आईसीआईसी बैंक का कर्ज। उम्र कितना? 56 साल। बीमारी हेपेटाइटिस बी, माइस्थेनिया ग्रेविस, और पहले से चोट लगाया वो आदमी। और ये आदमी सोचो वहां से कम बैक किया। 2000 की बात है, सन 2000। बोल रहे थे कि पूरा दुनिया खुशी मना रहा था और वो रात भर जग के, क्योंकि ये जो दोनों प्रतीक्षा और दो बंगला है, ये दोनों ऐसी बैंक टैग कर लिया था, इनको खाली करने का नोटिस आ गया था कि अब घर खाली कीजिए। घर की वो 300 वसूली करेगा ना, 300। तब धीरू भाई अंबानी जो है, इनको ऑफर दी कि यार हम ठीक है, तुम्हारा कर्जा वर्जा ठीक कर देते हैं। देखो इस आदमी का, ये बहुत जाके धन्यवाद किए, बोले कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर ये मैंने अगर ये सारा काम किया तो मैं खुद ही करूंगा, एक पैसा नहीं है। अंबानी के लिए क्या है? अंबानी मान लो कि फैन, अंबानी पास अरबों रुपया है, वो किसी का फैन है, मान लो किसी हीरो का फैन है, और हीरो बेचारा संकट में, और उसका मूवी देख के उसको मजा आता है, तो भाई संकट से निकालते हैं हीरो को, क्या कुछ 300 करोड़ तो जाएगी हीरो के लिए, लेकिन मना कर दी। और उसके बाद केबीसी और मोहब्बतें, 2 मूवी, खुद जा के ये काम मांगना शुरू किया एट द एज ऑफ 56 ईयर, 56 साल की उम्र। और वहां से देखो कम बैक, आज 1500 करोड़ से ऊपर की संपत्ति लगभग आंकी जाती है इनकी, मतलब जो रिवर्स। तो हम ये बोल रहे हैं, हम आपको दोनों स्टोरी बताएं कि जवानी के दिनों में भी कोई आदमी कैसे फाइट कर सकता है, हम दोनों स्टोरी दें। और एक आदमी और जो उसके पास बहुत, जो ऊपर जाके नीचे गिर जाए और तब फिर बाउंस बैक कर जाए, ये भी स्टोरी। और मेरे फील्ड में अगर कोई पूछोगे तो सबसे बढ़िया स्टोरी है बीके बंसल का। हालांकि हम बहुत ज्यादा नहीं जानते, लेकिन हम उनका भी स्टोरी खतरनाक है। सिंपल इंजीनियर, उनको भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का बीमारी हो गया, तो इंजीनियर तो शरीर पांव काम करना बंद कर दिया। सोचिए कि इंजीनियर जॉब करने वाला आदमी का पांव काम करना बंद कर दिया। तो डॉक्टर सलाह दिया कि अगर जीवन में मोटिवेटेड रहना है तो बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। तो सब कुछ भूल ही गए होंगे, तो फिर वो 5वां छठा से पढ़ाना शुरू किया। फिर 5वां छठा से पढ़ाते पढ़ाते 10वां तक को पढ़ाना शुरू किया। फिर 10वां को पढ़ाते पढ़ाते सब बोला क्यों नहीं आप IIT का तैयारी कर रहे हैं। तब जाके सोचो 10-12 साल तक वही बीच चेयर पे। तब पहली बार 1989 में 1989 के आसपास उनका 5-6 स्टूडेंट जिसको पढ़ा रहे थे वो IIT क्वालिफाई कर गए, उसमें एक 2 बहुत अच्छा रैंक लाया, वहां से आगे बढ़ गए। तो लाइफ में हम कर रहे हैं, आप नहीं करना चाहते हैं कोई काम तो नीचे गिरने के लिए बहुत सारा बहाना है, लेकिन ऊपर जाने के लिए एक ही बहाना है कि हमको करना है, और बाकी कुछ नहीं देखना। दाएं बाएं 3 आदमी का एग्जाम्पल बताए, तीनों फिजिकली डिसेबल है, और हम जानबूझ के इनका एग्जाम्पल लिए क्योंकि जब तक आप फिजिकली एबल है, बार बार क्लास में करते हैं, भगवान का धन्यवाद दीजिए
कि आप सुरक्षित हैं। इससे बड़ा ब्लेसिंग तो कुछ हो ही नहीं सकता। और क्या चाहिए भाई? यहां से पैसा तो इसी दुनिया में तुम कमाओगे और इसी दुनिया में तुम लुटा सकते हो। दोनों काम हो सकता है। बहुत लोग ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। वो पैदा तुम किस घर में लिए हो मैटर ही नहीं करता है। तुम बाकी कैसा काम कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। समझ गए? बहुत मोटिवेशन हो गया। आप लोग लाइफ में अच्छा कीजिए और कभी भी गिरिए कुछ सोच। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ में फिर डिप्रेस नहीं होंगे। ये एक अनवरत चलने वाली कहानी। ये नहीं कि हम 2014 के बाद मोटिवेटेड स्टेट में आ गए। हर बार आप गिरेंगे लेकिन उठने का आपके पास एक सपोर्ट रहेगा। तो ऐसा सोचेंगे कि आज से हमारा उत्साह डाउन ही नहीं होगा, ये गलत सोच है। उत्साह डाउन होगा, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे। हमेशा उठने का बहाना ढूंढिए कि कैसे हम फिर से वापस बाउंस बैक करें। गिरना इंपॉर्टेंट नहीं है, गिरना तो है ही। लाइफ आपका कभी भी स्मूथ स्ट्रेट लाइन में चल ही नहीं सकता है। स्ट्रेट लाइन में आपकी जीवन स्थिर तभी होगी जब आप मरेंगे। तो आराम से जाके अपने ताबूत में सो जाइए और एकदम आपका लाइफ, आपका जो वो जो ईसीजी का जो ग्राफ है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में चलेगा। जब तक जिंदा रहेंगे तो ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। पीक्यूआरएस वेव आपका चलता रहेगा। समझे क्या? तो इसलिए लाइफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। बस आपको डिप के समय ध्यान रखना है कि कैसे इसमें फिर से पीक लाया जाए। डिप के समय अलर्ट रहना। समझे क्या?